वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं यशपाल यादव, आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ गवर्नमेंट की ग्रांट पाने के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, जिनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही गवर्नमेंट के ग्रांट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो गाइज आज हमें विपिन जी बताएंगे कि कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हमें कराने पड़ते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ। तो बताइए सर, क्या क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है गवर्नमेंट के ग्रांट पाने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग यशपाल जी। सबसे पहले मैं अपने सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और बिल्कुल अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जनरली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ वो कौन कौन से और रजिस्ट्रेशन है जो हम एक एनजीओ को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए कराने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जनरली क्या होता है इंडिया में, देख रहा हूं जनरली क्या होता है इंडिया में कि लोग बाग एनजीओ रजिस्टर करा लेते हैं। लाइक दैट एनजीओ में आपके 3 टाइप्स ऑफ एनजीओ आ गए। सेक्शन 8 जो आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद आपका ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, सोसाइटी एज पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट काम करता है। लोग क्या करते हैं, अब मैंने इनमें जनरली देखा है लोग रजिस्टर करा लेते हैं लेकिन उनको इन्हें रन करना नहीं आता एनपीओ को कि वो कैसे रन करें। रजिस्टर करा के बस रख लिया, सेक्शन 8 रजिस्टर करा ली, उसके कंप्लाइंस नहीं कर पाए, या ट्रस्ट सोसाइटी करा ली बट उनसे कोई भी उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना वो कोई सोशल वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली आज उसी पे ही हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एनपीओस कौन कौन से ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो वो करा के प्रॉपर गवर्नमेंट ग्रांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, तो जर्नली मैं इसमें बताना चाहूंगा ऐसे 5 to 6 टाइप्स के रजिस्ट्रेशन है जो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ या एनपीओ उन लोगों को बिल्कुल कराना चाहिए अगर उनको गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह में अप्लाई करना है तो, या फर्दर और भी बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। जनरली मैं वैसे अभी आपको बताना चाहूंगा जनरली की 5 टाइप में आपका 80G का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आपका 12A का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपका एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपका ई अनुदान का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपका CSR 1 का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि उसके बिना आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते एज ए गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 to 6 रजिस्ट्रेशन होंगे जो आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ कराने ही कराने हैं। ठीक है सर, अब मैं आपको थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं हम कि एक एक रजिस्ट्रेशन उठाते हैं कि भाई कैसे है, क्या इनका बेनिफिट्स है। तो ये मेरे हिसाब से हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशंस पे हम आते हैं 80G रजिस्ट्रेशंस। 80G रजिस्ट्रेशंस क्या होता है सर, 80G के रजिस्ट्रेशन के केस में जो डोनर होता है डोनर को एग्जम्पशन मिलती है इनकम टैक्स के केस में। मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आप लोगों को पूरा प्रॉपर। 80G के केस में क्या होता है, डोनर एग्जम्पशन क्लेम करता है। वहीं 12A के केस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ है, जो ऑर्गेनाइजेशन इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, आप शायद अभी एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मिस्टर XYZ कोई भी एक एनजीओ है, ओके, और उसको 10 रुपीज का मिस्टर ABC से डोनेशन आता है। ठीक है, तो वो जो 10 रुपीज का डोनेशन है वो तभी एग्जेम्प्ट या उसको रिबेट मिलेगी जब मिस्टर XYZ के पास 80G एंड 12A बहुत रजिस्ट्रेशन है। आप मतलब इस बात को समझिए थोड़ा कि जब एनजीओ के पास बोथ 80G एंड 12A का रजिस्ट्रेशन, तो अगर उसको कोई डोनेशन दे रहा है तो सामने वाले पार्टी को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन या रिबेट तभी मिलेगी तब आपके पास है। तो इसमें आपका एक बेनिफिट और है कि इजीली आप लोगों को लोग डोनेशन देंगे अगर आप 80G एंड 12A का रजिस्ट्रेशन आप करा के रखते हैं। ठीक है सर, ये हो गया अपना 80G एंड 12A का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अब ध्यान दीजिए प्लीज। मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जर्नली क्या होता है, जर्नली प्रोफेशनल्स या आप इधर उधर से कराते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं न्यूली फ्रेश एनजीओ रजिस्टर्ड ये नहीं करा सकते। ये मिथ है एक कि न्यूली फ्रेश एनजीओ 80G एंड 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि 80G 12A के लिए न्यूली फ्रेश एनजीओ भी जा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनके लिए 3 साल पुराना होना चाहिए, 5 साल पुराना होना चाहिए। तो अगर आपको प्रॉपर मतलब अपने एनजीओ को रन करना है तो 80G 12A का रजिस्ट्रेशन तो आपके पास मस्ट होना ही होना चाहिए, तभी आपको कोई डोनेशन देगा और तभी वो आगे इनकम टैक्स में अपना डिडक्शन क्लेम कर पाएगा या एग्जम्पशन क्लेम कर पाएगा, रिबेट क्लेम कर पाएगा।
अदरवाइज आपको प्रॉपर डोनेशन नहीं आएंगे अगर आप ATG एंड 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखते। अब मैं दूसरे रजिस्ट्रेशन पे आता हूं। दूसरा रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारा NGO दर्पण का, शायद आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। NGO दर्पण, आप लोगों ने भी नाम जरूर सुना होगा कि NGO दर्पण गवर्न अंडर द नीति आयोग मिनिस्ट्री, इसके अंदर ये गवर्न होता है। NGO दर्पण क्या है मैं आपको जर्नली ये बता देता हूं। NGO दर्पण एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। जर्नली इसके थ्रू आप NGO दर्पण के थ्रू आप जो गवर्नमेंट्स के ग्रांट की जो स्कीम आती है, इस पोर्टल के थ्रू आप रजिस्टर करके जो गवर्नमेंट्स के ग्रांट की जो स्कीम आती है उनमें अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बार आपको ये कहूंगा कि आप एक बार अपना NGO दर्पण के पोर्टल पे जाना, उसमें आप में एक कॉलम शो होगा अप्लाई फॉर ग्रांट, और उसमें आप में 27 से 28 मिनिस्ट्री शो होगी। अगर उन मिनिस्ट्रीज ने कोई NGO के बेनिफिट के लिए कोई ग्रांट देने के लिए कोई स्कीम निकाली है तो आपको वो आप क्लिक करोगे, आप उस मिनिस्ट्री की पर्टिकुलर साइट पे चले जाओगे और आपको प्रॉपर दिखेगा कि आप उस स्कीम में एलिजिबल हो, क्राइटेरिया क्या है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो एवरीथिंग उसमें मेंशन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा NGO दर्पण। इसमें क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसमें हमें एक यूनिक ID मिलती है सर। ठीक है, और यूनिक ID के बाद इसमें हमारा क्रेडिटेबिलिटी और गुडविल बनती है अगर हमारे पास NGO दर्पण का रजिस्ट्रेशन है और साथ में हम गवर्नमेंट्स ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द NGO दर्पण। तो ये होना मस्ट है NGO का, अगर NGO को सुचारू रूप से प्रॉपर रूप से आगे अपना कार्य करना है तो। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने 3 रजिस्ट्रेशन क्लियर कर चुके हैं, ATG 12A और एक हो गया हमारा NGO दर्पण। ठीक है सर, अब हम अगले रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। बेसिकली वो है ई-अनुदान। ई-अनुदान का रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे लोगों ने, आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा कि ई-अनुदान, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा ई-अनुदान का। मैं बता देता हूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर ये रजिस्ट्रेशन होता है ई-अनुदान का। सेम एज जैसे हमारा NGO दर्पण है, लाइक दैट सेम एज ई-अनुदान है। ई-अनुदान में भी सेम है, ई-अनुदान और NGO दर्पण ये बोथ आर द कोऑर्डिनेशन पोर्टल। ये NGO और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। आप समझ रहे हो ना, आप भी समझिए, ये NGO और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। अगर कोई भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अप्लाई करना है या कोई फर्दर आपको स्कीम आई है, गवर्नमेंट आपको अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो NGO दर्पण और ई-अनुदान में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप इसी पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो सर। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। तो ये हो गया हमारा ई-अनुदान। ठीक है, उसके बाद मैं एक और रजिस्ट्रेशन पे आता हूं। हमारा टाइम बहुत शॉर्ट टाइम में बेस्ट चीजें मैं सोचता हूं आप लोगों तक पहुंचाई जाए, कम से कम समय में अच्छी से अच्छी चीजें। क्योंकि आजकल क्या हो गया, आजकल यूथ और अब सभी लोग इतने बिजी हो गए कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि कम से कम टाइम में आपसे अच्छी से अच्छी चीजें पहुंचाई जाए। उसके बाद हमारा एक रजिस्ट्रेशन और आता है CSR1। आपने भी सुना होगा सर CSR1 की, भाई इस विलेज में CSR फंड मिल गया तो इन्होंने ये करवा लिया, इस यहाँ पे ये आ गया CSR फंड। तो डिटेल्ड एक छोटा सा मैं थोड़ा सा मतलब इसमें टाइम देना चाहूंगा। CSR फंड बेसिकली द फुल फॉर्म इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्न्ड बाय द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये गवर्न करता है CSR अपना, और इसे बोलते हैं अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR में क्या होता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 1 अप्रैल 2021 को CSR1 फॉर्म नोटिफाइड किया था, जिसमें अगर किसी भी NGO को, लाइक दैट सेक्शन 8 हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सोसाइटी हो, अगर उनको CSR फंड के लिए जाना है तो उनको CSR1 फॉर्म फिल करना पड़ेगा और MCA की साइट पे उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, चाहे वो सेक्शन 8 हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सोसाइटी हो। ठीक है, उससे आपको एक यूनिक नंबर उसमें आपको मिल जाएगा। ये है CSR1, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR फंड जनरली में क्या होता है, आपने सुनी होगी कुछ कंपनियां हैं, सेक्शन 135 जो कंपनी एक्ट 2013 है वो बोलता है कि अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, ठीक है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर इन ए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इससे ज्यादा अगर ये इनमें से कोई भी चीज एक्सीड कर जाए तो उसको एक CSR कमेटी बनानी पड़ती है अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, और CSR कमेटी के अंदर जब वो CSR कमेटी बनाते हैं तो उनको CSR फंडिंग देनी पड़ती है। किनको देनी पड़ती है? CSR फंडिंग क्या होती है? CSR फंडिंग मींस होता है प्रोवाइड असिस्टेंस टू NGO इन फाइनेंशियल एंड अदर मींस। आप समझे ना कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना, चाहिए वो फाइनेंशियल में करे, चाहिए वो कोई बिल्डिंग बना के दे, कोई लाइब्रेरी बना के दे, या कहीं गांव में बस स्टैंड बना के दे, या रोड लाइट लगा के दे। इसमें क्या होता है, उस कंपनी को एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपकी इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, दैट इज द CSR फंड।
ठीक है। तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए बेसिकली चाहिए आप सेक्शन 8 में है सर, या आप ट्रस्ट में है, या आप सोसाइटी में, किसी में भी आप रजिस्टर्ड है, आपको पहले CSR 1 का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी आप CSR फंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए आप चाहे सेक्शन 8 में है सर, चाहिए आप ट्रस्ट में है, चाहिए आप सोसाइटी है, किसी में भी रजिस्टर्ड है आपको CSR 1 का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसमें आपको यूनिक नंबर मिलेगा, तभी आप CSR फंड के लिए एलिजिबल होंगे और तभी आप CSR फंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली देखो, मैंने अभी आपको 5 रजिस्ट्रेशन बता दिए। पहला मैंने आपको बताया 80G, डोनर को एग्जेम्पशन मिलती है सर। ठीक है। दूसरा 12A, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, प्लीज आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। 80G, दूसरा आपका 12A ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तीसरा आपका हो गया NGO दर्पण और ई अनुदान, नीति आयोग के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर होता है गवर्न। बोथ आर द कोऑर्डिनेशन पोर्टल ऑफ NGOs एंड गवर्नमेंट के बीच में आप इनके थ्रू भी ग्रांट अप्लाई कर सकते हो। और पांचवा आपका हो गया CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपको CSR 1 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बेसिकली ये 5 रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं, अगर आप अपने NGO को आप प्रॉपर सुचारू रूप से अच्छे ढंग से हेल्दी NGO में सोशल वर्क रियल में करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन्हें करा कर रखें सर। ठीक है। तभी आप कोई भी बेनिफिट ले पाएंगे, तभी आप गवर्नमेंट ग्रांट ले पाएंगे, तभी आप CSR में, CSR अगर कोई कंपनी दे रही है उसके लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप ऐसे नहीं कि आपने CSR 1 ले लिया और बाकी के 80G 12A नहीं लिए, तो आपको कैसे उनकी, आपको जो डोनेशन मिलेगा वो सामने वाले को एग्जेम्पशन तो मिलेगी नहीं। जी। तो ये सब रजिस्ट्रेशन जब होंगे तभी आप ग्रांट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सर, उसके बाद एक चीज और है, इन सब चीजों को, ये रजिस्ट्रेशन तो है ही, साथ में आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक DPR भी चाहिए NGO की, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, कि भैया आपका NGO करता क्या है, किस प्रोजेक्ट में वो आगे अगर फंडिंग मिलेगी तो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा, किसकी हेल्प करेगा। तो इस पे एक प्रॉपर डिटेल प्रोजेक्ट होना चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप फर्दर, इसमें आपके पास एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के लिए। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन है जो मैं कहता हूं एवरी NGO को आफ्टर रजिस्ट्रेशन सर कराने ही कराने चाहिए, अगर उनको रियल में ही NGO रन करना है। और अगर उन्हें, कुछ लोग शौकीनिया NGO रजिस्टर करा लेते हैं, शौकीन के लिए बस, हाँ मैंने NGO रजिस्टर करा लिया। कुछ लोग डायरेक्टर बनने के लिए सेक्शन 8 रजिस्टर करा लेते हैं, कुछ लोग ट्रस्टी बनने के लिए ट्रस्ट रजिस्टर करा लेते हो। तो मैं ये कहता हूं कि प्लीज ये सब ना कराए और ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर और बर्डन ना बढ़ाए। अगर आप रियल में ही NGO रन करना चाहते हैं तभी आप NGO, NPO, व्हाटएवर सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी के साथ जाए। शौकीनिया तौर पर या अपने शौक पूरे करने के लिए इस टाइप का ना करें। और अगर आप किसी में भी रजिस्टर करें, चाहे सेक्शन 8 में या ट्रस्ट में या सोसाइटी में, तो उसके कंप्लाइंस जरूर कराएं। हेल्दी कंप्लाइंस रहेंगे तभी आपका NGO भी हेल्दी रहेगा। जैसे हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही अगर आप चाहे सेक्शन 8 कराओ सर, चाहे आप ट्रस्ट कराओ, चाहे आप सोसाइटी कराओ, कुछ भी कराओ, उनके लिए कंप्लाइंस जरूरी है, तभी वो हेल्दी रहेंगे। तो गाइस, जैसा कि सर ने बताया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए उसके कंप्लायंसेस जरूरी है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर पाएगी। कई लोग होते हैं कि NGO वगैरह रजिस्ट्रेशंस करा लेते हैं, लेकिन उनकी एनुअल फाइलिंग वगैरह या फिर उनका कंप्लायंसेस नहीं कर पाते टाइमली, तो वो उन पे या तो पेनल्टी लगती है या फिर वो NGO बंद हो जाते हैं। तो ऐसा गाइस ना करें। कोई भी NGO या ट्रस्ट, सोसाइटी, कुछ भी आप रजिस्टर्ड करा रहे हो तो उनके कंप्लायंसेस पर जरूर ध्यान दें। क्या उनके एनुअल फाइलिंग वगैरह, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह आप मेंटेन कर पा रहे हो, गवर्नमेंट को ठीक से सबमिट कर पा रहे हो, तो लीगल एडवाइस जरूर ले, अपने CA या CS से कंसल्ट जरूर करें। तो सर, आपने जनरली कितने लगभग NGO रजिस्टर किए हैं अभी तक? हाँ बिल्कुल यशपाल जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे कि मैंने आज तक कितने रजिस्ट्रेशन NGO रजिस्टर्ड किए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अराउंड मैंने 100+ सेक्शन 8 और 100+ ही अपनी सोसाइटी एंड ट्रस्ट में रजिस्टर करा चुका हूं। और जब भी मैं रजिस्टर करता हूं मैं सभी को यही बोलता हूं कि आप इसको रजिस्टर तो करा रहे हैं, लेकिन इसके कंप्लाइंस का भी बिल्कुल ध्यान रखें अगर आप इसको प्रॉपर रन करना चाहते हैं। और मैं अपने दर्शकों से भी यही बोलना चाहूंगी कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आपको मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई सेक्शन 8 है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, व्हाटएवर, तो आप रजिस्टर्ड कहीं से भी कराएं, लेकिन आपको कोई भी एज ए एडवाइस लेना हो तो आप मुझसे बिल्कुल ले सकते हो। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस दूंगा एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं चाहता हूं आप एक हेल्दी NGO रन करें जो अपने प्रॉपर सारे कंप्लायंसेस हो चुके हैं, उसके सेक्शन 8 हो तो आप उसकी एनुअल रिटर्न करें, KYC करें,
ठीक है। बाकी इनकम टैक्स रिटर्न भरे, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कंप्लाइंस का पार्ट है, वो लोग एनजीओ रजिस्टर करा लेते हैं बट कंप्लाइंस का पार्ट छोड़ देते हैं। तो कोई भी ऐसा आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप मुझसे बिना हिचके कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करूंगा सर, बिल्कुल। तो गाइज आप लोगों का भी अगर एनजीओ है या फिर कोई अदर कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस है, तो आप मुझसे या सर से कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का नंबर और लिंक दिया हुआ है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।